welcome all for my online classes on characteristics of aggregates। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंक्रीट के अंदर लगभग 2/3 से 3/4 जो क्वांटिटी होती है वो एग्रीगेट्स की होती है। तो एग्रीगेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत काफ़ी हद तक कंक्रीट की जो क्वालिटी है उसको प्रभावित करती है। इसलिए आज के लेक्चर में हम कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट जो है ये ओवरऑल कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी प्रभाव डालती है। तो एग्रीगेट जितने मजबूत होंगे उतना हमारा कंक्रीट भी मजबूत होगा। तो कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट होते हैं पर्टिकुलरली कोर्स एग्रीगेट, उनकी जो स्ट्रेंथ है द स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय और इट इज जज्ड बाय क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अब जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, और उस टेस्ट के अंदर जो लिमिटिंग वैल्यू है क्रशिंग स्ट्रेंथ की वो 45% तक हो सकती है। वो किस एग्रीगेट के लिए, जो एग्रीगेट वीरिंग कोर्स में लगाते हैं। और वीरिंग कोर्स कौन सी होती है? वीरिंग कोर्स डायरेक्ट जो व्हीकल्स के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि इन केस ऑफ रोड, तो ये वो लेयर है जो कि डायरेक्ट व्हीकल्स के टायर्स के कांटेक्ट में आती है। तो वीरिंग की लेयर के केस में जो लिमिटिंग वैल्यू है क्रशिंग स्ट्रेंथ की वो है 45%। कई बार क्रशिंग स्ट्रेंथ हम इम्पैक्ट वैल्यू से भी जज कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट इज आल्सो टेकन एज एन अल्टरनेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स। एक दूसरा प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। तो हार्डनेस भी कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक डिफाइन करती है। तो हार्डनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एट्रिशन एंड एब्रेजन टेस्ट करते हैं। तो एट्रिशन एंड एब्रेजन टेस्ट के अंदर जब हम हार्डनेस को चेक करते हैं तो एब्रेजन वैल्यू एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एब्रेजन वैल्यू हम देखते हैं और वो इन केस ऑफ वीरिंग सरफेस इट शुड नॉट एक्सीड 30%। मीन्स टोटल जो आपका एग्रीगेट सैंपल है उसके अंदर 30% से ज़्यादा एब्रेज नहीं होना चाहिए। और इन केस ऑफ अदर सर्फेसिस अदर देन वेरिंग सर्फेसिस ये 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एब्रेजन वैल्यू। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी एग्रीगेट साइज। अब कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट आपको यूज़ करना है वो एग्रीगेट किस साइज़ का आप यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप या किस लोकेशन पे आपको कंक्रीट बनाना है, मीन्स टाइप ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। और दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंक्रीट जो आरसीसी जहाँ हम यूज़ करते हैं, आरसीसी के अंदर जो रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं हम, रीइंफोर्समेंट की क्लियर स्पेसिंग क्या है। क्योंकि जो एग्रीगेट साइज है हम ज़्यादा बड़े एग्रीगेट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करते हैं तो हमारा पर्पज़ ये होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं जैसे बीम्स हैं या स्लैब्स हैं तो उनके कॉर्नर्स तक कंक्रीट चला जाना चाहिए। तो अगर स्टील की स्पेसिंग कम है तो उस केस में आप बहुत बड़ा एग्रीगेट यूज़ नहीं कर सकते। अब जो एग्रीगेट की साइज़
जो है साइज़ हम किस चीज़ से उसको इवेलुएट करेंगे, साइज़ हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए स्टैंडर्ड सीव्स का एक सेट होता है हमारे पास। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो सीव होगी वो हमारी होगी 80 mm की। तो पूरा जो सेट होगा उसमें क्या होगा, सबसे ऊपर हमारा होगा 80 mm, देन उसके बाद होगा हमारा 63 mm, देन 50, देन 40 के बाद हम लगाएंगे 20 mm की सीव, फिर 16 mm, फिर 12.5, फिर 10 के बाद 6.3 mm और उसके बाद 4.75 mm, देन 2.36 mm, 1.18 mm और फिर माइक्रोन्स के अंदर साइज आएंगे हमारे 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और लास्ट में जो सीव आएगी हमारी वो होगी 75 माइक्रोन्स। तो अब रही बात कि हमारे को ये कैसे पता चले कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट में सीव्स को रखेंगे, एग्रीगेट को उसमें से सीव करेंगे। तो इसमें वो साइज, जिस साइज के ऊपर एग्रीगेट रिटेन हो जाता है, सपोज करो आपने एग्रीगेट सीव किया, वो एग्रीगेट आपका 50 mm सीव में से निकल गया या पास हो गया और 40 mm सीव के ऊपर रिटेन हो गया, तो हम जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज लेंगे वो हम उस सीव का साइज लेंगे जिसमें से वो पास हुआ है, और वो साइज क्या हमारा 50 mm। अब यहाँ हम मैक्सिमम साइज, नॉमिनल साइज की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज वो साइज है कि जिस सीव में से एग्रीगेट पास हुआ और इमीडिएटली उसके नीचे जो साइज है, जैसे इस केस में 40 mm साइज, उस पर रुक गया। तो इन दोनों साइजेस का जो मैक्सिमम साइज होगा सीव का वो है 50 mm। So that 50 mm is taken as the maximum nominal size of aggregate for all design purposes. तो वो हम लेंगे। अब जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज है, ये जो साइज है वो अलग अलग वर्क्स के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि डैम्स के केस में या रिटेनिंग वॉल्स, जहाँ पे मास कंक्रीट स्ट्रक्चर का काम होता है, वहाँ मैक्सिमम साइज हम रखते हैं 40 mm। इसी तरह जनरल आरसीसी वर्क्स के अंदर हम रखते हैं 20 mm और फ्लोरिंग वगैरह का जो काम है वहाँ पर हम रखते हैं 10 mm। तो साइज एग्रीगेट जो हम यूज़ करते हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एग्रीगेट जो खासकर कोर्स एग्रीगेट है ये कई प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करते हैं, जैसे कि डेंसिटी है, जैसे कि वर्केबिलिटी है और जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो कंक्रीट की जो है इन प्रॉपर्टीज़ को मैक्सिमम नॉमिनल साइज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रभावित करेगा। जैसे कि मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, तो वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डैम और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर सेल्फ वेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो वहाँ पर सेल्फ वेट ज़्यादा कब होगा, जब हम ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी के एग्रीगेट यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्रीगेट शेप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्रीगेट की जो शेप है वो भी कंक्रीट की ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी है वर्केबिलिटी, कंक्रीट की प्रॉपर्टी है कंक्रीट की परफॉर्मेंस, और एक प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स जो उसमें आपको चाहिए कंक्रीट बनाने। तो ये सारी की सारी चीज़ें शेप ऑफ एग्रीगेट्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अब जो शेप ऑफ एग्रीगेट है वो कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन जो हम इसमें बात करेंगे ओवरऑल, हम कंक्रीट एग्रीगेट्स को या कोर्स एग्रीगेट्स को 4 या 5 टाइप की शेप्स के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक शेप है राउंडेड शेप, सेकंड है इर्रेगुलर शेप,
थर्ड है इरेगुलर एंगुलर शेप, फोर्थ है फ्लैकी एग्रीगेट्स और फिफ्थ है इलोंगेटेड एग्रीगेट्स। तो शेप मोटे तौर पर जैसे राउंडेड एग्रीगेट हम डालते हैं, तो राउंडेड एग्रीगेट्स में क्या होता है, एग्रीगेट टू एग्रीगेट कॉन्टैक्ट कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी कम आएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन्स एग्रीगेट टू एग्रीगेट जो पकड़ होती है या एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में जो पकड़ होती है, हम वो बात करें, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो क्योंकि अगर राउंडेड एग्रीगेट्स हैं तो कॉन्टैक्ट सरफेस कम होगा तो वहाँ पे हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन एक फ़ायदा क्या होगा कि इस केस में हमारी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, मोबिलिटी ऑफ कंक्रीट वो हमारी ज़्यादा होगी, तो वी कैन एडॉप्ट लेसर वाटर सीमेंट रेशियो। फिर एक अगली जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है सरफेस टेक्सचर। तो सरफेस टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो सरफेस टेक्सचर होता क्या है? सरफेस टेक्सचर का मतलब है कि जब एग्रीगेट के ऊपर लाइट गिरती है तो एग्रीगेट का सरफेस रिफ्लेक्ट क्या करता है, कैसा हमारे को दिखाई देता है, यानी कि जो एग्रीगेट के मिनरल ग्रेन्स हैं उनकी अपीयरेंस कैसी लगती है हमारे को। तो अलग अलग सरफेस है, वो लाइट को अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं या रिफ्लेक्शन देते हैं, अपीयरेंस देते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्लास की, तो ग्लास तो ग्लासी लुक देगा, ठीक है। इसी तरह हम बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी का जैसे कि ये अलग होगा। ये मोबाइल स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन में आपको अलग लुक देगी। ये जो मटेरियल है ये अलग मटेरियल है तो लाइट में अलग दिखाई देगा। हम पेपर की बात करें तो पेपर का अलग अपीयरेंस होगा। तो इसी तरह डिफरेंट जो एग्रीगेट्स होते हैं वो लाइट में अलग अलग तरीके से अपीयरेंस दिखाते हैं। तो यहाँ हम सरफेस टेक्सचर का मतलब यही है कि कोई भी एग्रीगेट का सरफेस उसकी अपीयरेंस कैसे हमारे को दिखाई देती है। तो अलग अलग एग्रीगेट्स की अलग अलग अपीयरेंस हो सकती है। उस अपीयरेंस को हम कह सकते हैं ग्लासी लुक या स्मूथ अपीयरेंस या ग्रेनुलर अपीयरेंस या रफ अपीयरेंस, रफ एग्रीगेट है तो, या हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन, अलग अलग से क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं उसके अंदर, या हम हनीकॉम्ब कहते हैं। जैसे कि हनीकॉम्ब होता है मक्खी का जैसे जो छत्ता होता है उस टाइप के पोर्स उसमें दिखाई दें आपको, दैट इज़ कॉल्ड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। काफ़ी पोरस होता है वो। अब ये जो शेप है, ये जो सरफेस टेक्सचर है, सरफेस टेक्सचर जो होती है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ ये जो वाइड कंटेंट होते हैं उसको भी प्रभावित करती है। तो कंक्रीट अगर आपको अच्छा बनाना है, एक अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट आपको चाहिए, तो वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी हो। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए सरफेस टेक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। तो कंक्रीट बनाते समय सरफेस टेक्सचर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उन एग्रीगेट्स को हम प्रेफर करते हैं जिनका सरफेस रफ हो लेकिन सरफेस के ऊपर कुछ पोर हो और वाइड्स बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन सरफेस के ऊपर पोर्स हो। ऐसे एग्रीगेट को जब हम यूज़ करते हैं तो स्मूथ एग्रीगेट की कंपैरिजन में बॉन्ड स्ट्रेंथ लगभग 75% ज़्यादा मिलती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एग्रीगेट टू एग्रीगेट जो है पकड़ ज़्यादा होगी। और वो पकड़ क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि एक तो रफ सरफेस हो गया हमारा, तो सीमेंट सैंड पेस्ट को अच्छे से लेगा, और दूसरा सरफेस के ऊपर पोर्स हैं, तो पोर्स में भी सीमेंट और वाटर अंदर जाके एक बॉन्ड एक्शन इम्प्रूव करेगा। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का अपना इम्पोर्टेंस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट
द सेम टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हम लगभग नॉर्मल टेम्परेचर या जो बोलते हैं रूम टेम्परेचर 27-28 डिग्री तक हो सकता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दो तरह से हम मेजर करते हैं, वन इज एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकेंड इज बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम किस चीज़ का रेशियो लेते हैं? इट इज़ द रेशियो of weight of own dried sample kept at a temperature of 100 to 110 degrees centigrade for 24 hours divided by weight of water occupying the same volume equal to that of solid aggregate। तो मेन चीज़ क्या है? अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम निकालते हैं तो एग्रीगेट जो है ओन ड्राइड सैंपल हम लेते हैं, ओन ड्राइड सैंपल का ही वेट लेंगे, और ओन ड्राई करने के लिए आप उस एग्रीगेट को ओवन के अंदर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, तब वो सैंपल हमारा बनेगा ओन ड्राई सैंपल। तो उसका वेट लेना है, और फिर आपको वाटर का लेना, वेट ऑफ वाटर ऑक्यूपाइंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड, वो वेट लेना है। उनका जो रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो रेशियो, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम जो वेट लेते हैं उस केस में हम क्या लेते हैं कि जो उसके अंदर पोर्स होते हैं एग्रीगेट के अंदर, उनके अंदर जो वाटर होता है उसका वेट भी हम कंसिडर करते हैं। तो इस हिसाब से बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ओन ड्राइड एग्रीगेट at a temperature of 100 to 110 degrees centigrade for 24 hours to the weight of water occupying the same volume equals to that of solid aggregates along with the pores, along with the water in the pores। तो उस रेशियो को हम कहेंगे कि दिस इज अवर बल्क डेंसिटी। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अलग अलग मटेरियल की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, खासकर जहाँ पे मास कंक्रीटिंग ब्लॉक्स जैसे कि डैम्स हैं, रिजर्वायर है, या वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्फ वेट है स्ट्रक्चर का वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो सेल्फ वेट को ज़्यादा करने के लिए हम ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी के एग्रीगेट्स को यूज़ करेंगे। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये वेरी करती है 2.5 to 2.9 के बीच में। जैसे सीमेंट है, सीमेंट की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, दिस इज 3.15। इसी तरह अगर हम बात करें इस जो फाइन सैंड है, फाइन सैंड की होती है 2.63, और कोर्स सैंड की बात करें तो 2.65, और ग्रेवल की अगर हम बात करें तो 2.66। इसलिए आमतौर पर जो मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है जैसे रिटेनिंग वॉल है या रिजर्वायर है या डैम्स हैं, वहाँ पर हम ग्रेवल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लेंगे दिस इज, ये हमने बात की अभी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेंगे बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या होता है, सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक आप यूनिट वॉल्यूम ले लें, उसमें कितना एग्रीगेट का वेट है, वेट और वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, और इसको फिर हम केजी पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। तो बल्क डेंसिटी हम दो तरह से ले सकते हैं, वन इज द लूज बल्क डेंसिटी एंड सेकंड इज द रोटेड बल्क डेंसिटी, आल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी। तो पहली जो है लूज बल्क डेंसिटी,
तो लूज बल्क डेंसिटी हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। तो वॉल्यूम बैचिंग के केस में हम वॉल्यूम से वेट में कन्वर्ट करने के लिए एग्रीगेट्स को, या वेट से वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम लूज बल्क डेंसिटी कंसिडर करते हैं उसको। और दूसरा जो सेकंड है हमारी रोडेड बल्क डेंसिटी। तो रोडेड बल्क डेंसिटी में क्या होता है कि रोडेड बल्क डेंसिटी इज द वेट ऑफ एग्रीगेट इन कंपैक्टेड फॉर्म पर यूनिट वॉल्यूम। तो लूज बल्क डेंसिटी में क्या होगा, वही यूनिट वॉल्यूम है। सपोज आपने 1 लीटर कंटेनर लिया, 1 लीटर साइज का, उसमें आपने एग्रीगेट को डाल दिया और उनका वेट किया, तो वेट ऑफ एग्रीगेट आपने उसमें निकाल लिया डिवाइडेड बाय दिस 1 लीटर वॉल्यूम, दिस इज आवर लूज बल्क डेंसिटी। अब उसी कंटेनर को, 1 लीटर कंटेनर को हम एग्रीगेट से भरते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको कंपैक्ट करते हैं। तो कंपैक्ट करना या उसको हम बोलते हैं रोडिंग करना। हम लेयर्स में उसको 3 लेयर्स में हम उसको कंपैक्ट करते हैं पूरा अच्छे से। तो वहाँ जो वेट आएगा वो यूनिट वॉल्यूम में वेट ज़्यादा आएगा। तो दैट वेट इज कॉल्ड वेट ऑफ रोडेड एग्रीगेट। तो वेट ऑफ रोडेड एग्रीगेट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, दैट विल गिव अस द रोडेड बल्क डेंसिटी। तो ये वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है जहाँ पर आपको ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो जहाँ पर जैसे मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं या इसी तरह से स्ट्रक्चर को आपने ज़्यादा हैवी बनाना हो, तो वहाँ पर ये हमारी काम होती है। या जहाँ पर अपनी वेट पैचिंग करना हो, तो उस केस में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो बल्क डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। तो अगर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज़्यादा करनी है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मीन्स आप कितना कॉम्पैक्ट करते हैं कंक्रीट। तो ज़्यादा अगर आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो यू कैन इम्प्रूव द बल्क डेंसिटी। लेकिन और जब बल्क डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्रीगेट ज़्यादा क्लोज आएंगे एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर वॉइड्स हम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड है शेप। तो शेप जो होती है वो भी काफ़ी मैटर करती है, एग्रीगेट की शेप। तो अलग अलग शेप के एग्रीगेट होते हैं, जैसे राउंडेड है, रेगुलर है, एंगुलर है, फ्लैकी या इलोंगेटेड एग्रीगेट्स हैं। तो जो राउंडेड एग्रीगेट्स हैं वो क्योंकि अगर हम यूज़ करें तो उसके इसमें क्या है कि वॉइड्स मिनिमम होते हैं एंड दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस बट दे रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। क्योंकि स्पेस तो लेस ऑक्यूपाई किया हमने, वॉइड्स ज़्यादा होंगे, और वॉइड्स ज़्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ हमारी कम होगी। थर्ड है हमारा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। थर्ड फैक्टर है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स मीन्स अगर आप वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज़ करते हैं मिक्स बनाने के लिए, तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट के अंदर डेंसिटी भी हमारी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, साथ साथ वॉइड्स भी कम होंगे। क्योंकि बड़े जो पीसेस के बीच में वॉइड्स हैं, दे आर फिल्ड बाय द स्मॉलर साइज एग्रीगेट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लेंगे, दिस इज वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एग्रीगेट्स का पानी सोखने की कैपेसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द एग्रीगेट्स। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि कंक्रीट के अंदर जितना डिज़ाइन कैलकुलेशंस में हम पानी डालते हैं और उसमें आपने वाटर एब्जॉर्प्शंस को आपने इग्नोर कर दिया एग्रीगेट्स, और वाटर एब्जॉर्प्शंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में कंक्रीट मिक्स के अंदर पानी की शॉर्टेज हो जाती है। और जब पानी की शॉर्टेज मिक्स में हो जाएगी तो क्या होगा कि अकेला वाटर शॉर्ट नहीं होता, उसमें सीमेंट सैंड मोटार की शॉर्टेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट क्या डिस्टर्ब होगा, वर्केबिलिटी प्रभावित होगी, वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो वर्केबिलिटी रिड्यूस होगी तो हम डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं रख सकते, हम ज़्यादा अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली द स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस्ड। अब जो वाटर एब्जॉर्प्शन है इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इट इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ ड्राई
एग्रीगेट। अब जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से एग्रीगेट अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। वन इज कॉल्ड द बोन ड्राई एग्रीगेट। बोन ड्राई एग्रीगेट कौन सा होता है? जिस एग्रीगेट के अंदर ना तो सरफेस पे पानी हो और ना उसके इंटीरियर में पानी हो, दैट इज कॉल्ड बोन ड्राई एग्रीगेट। तो इसके अंदर जब हम बोन ड्राई एग्रीगेट को यूज़ करेंगे तो पानी का जो कैलकुलेशन होगा वो हम किस तरह से करेंगे, वाटर कितना ऐड करेंगे आप उसके अंदर, that water is equal to effective water plus water absorption in 24 hours। पहले हम क्या करेंगे, बोन ड्राई सैंपल की वाटर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे, तो वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस इफेक्टिव वाटर जो अपने डिज़ाइन कैलकुलेशन को लिया। इसी तरह सेकंड कंडीशन हो सकती है कि आपका एग्रीगेट एयर ड्राई हो। एयर ड्राई में क्या होता है कि आपका सरफेस तो ऊपर से सूखा होगा लेकिन इंटीरियर के अंदर मॉइस्चर हो सकता है। उस केस में हम वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, जो आपको ऐड करना है उसके अंदर, मिक्स के अंदर, तो इफेक्टिव वाटर प्लस वाटर एब्जॉर्ब इन फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स। क्योंकि जो एग्रीगेट है उसकी इंटीरियर में ऑलरेडी वाटर है, तो जो सरफेस होता है, सरफेस ड्राई है, तो सरफेस के ऊपर जो पोर्स होते हैं, पोर्स में 10-15 मिनट के अंदर ही अपना जो पानी है वो अंदर चला जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इफेक्टिव वाटर प्लस दैट वाटर विच इज़ एब्जॉर्ब विद इन 10 to 15 मिनट, वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो अमाउंट ऑफ वाटर हम उसमें यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशन हो जाती है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशंस। तो सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशंस में क्या होगा कि सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशंस, अब क्या है कि जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट कंप्लीटली आपका पानी में आपने सैचुरेट कर रखा है। तो सैचुरेट, कंप्लीट सैचुरेशन मीन्स कि पूरा के पूरे जो पोर्स हैं दे आर हैविंग मॉइस्चर, लेकिन जस्ट सरफेस के ऊपर पानी नहीं है उसमें, लेकिन सरफेस के जो पोर्स हैं उनके अंदर वाटर है। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। इस केस में जितना आपने डिजाइन कैलकुलेशन में वाटर लिया है वो आप उसके अंदर इफेक्टिव जो वाटर आपका है वो आप उसमें ऐड करेंगे। एक और कंडीशन होती है एग्रीगेट्स की, मॉइस्ट और वेट कंडीशन। तो मॉइस्ट और वेट कंडीशन में क्या होता है कि जो एग्रीगेट हैं आपके वो अंदर से भी गिले हैं और सरफेस के ऊपर भी सरफेस मॉइस्चर है। तो उस केस में जो डिजाइन क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो इफेक्टिव वाटर माइनस सरफेस मॉइस्चर। इस केस में आप क्या करेंगे, सरफेस मॉइस्चर देखेंगे कि सरफेस मॉइस्चर की क्या परसेंटेज है, और जो डिजाइन कैलकुलेशंस में आपने वाटर की क्वांटिटी निकाली है उसमें से सरफेस मॉइस्चर हम लेस करेंगे और वो अमाउंट हम कंक्रीट बनाते समय उसके अंदर यूज करेंगे। अब जो वाटर कंटेंट है हम या वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कई मेथड से आप निकाल सकते हैं। एक मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक है ड्राई मेथड, नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड मेथड एंड फोर्थ है इलेक्ट्रिकल मेथड। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड मेथड है या इलेक्ट्रिकल मेथड है ये बहुत कम यूज़ करते हैं। पहले दो मेथड हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है बल्किंग ऑफ सैंड। तो जैसा कि इसका नाम है बल्किंग ऑफ सैंड, तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या चीज़ है? बल्किंग ऑफ सैंड इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस मॉइस्चर। और जो बल्किंग होती है ये सिर्फ फाइन एग्रीगेट के केस में होती है, इसलिए इसका नाम भी यही है कि बल्किंग ऑफ सैंड। तो दूसरी ये चीज़ है कि ये जितना सैंड फाइन होगी उतनी ज़्यादा बल्किंग होगी,
सरफेस मॉइस्चर 5 से 12% है, तो आपकी जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो 30 to 40% तक हो सकती है। अब ये इंक्रीज इन वॉल्यूम क्यों होती है इसमें? जब सरफेस मॉइस्चर उसके अंदर हो तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, उनके सरफेस के ऊपर एक वाटर की फिल्म बन जाती है, और वाटर की एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। तो वाटर की फिल्म होने की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को दूर करेगा। तो क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं सैंड के, तो हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से सैंड की वॉल्यूम बढ़ जाती है। और वो सैंड की वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा कि कितना उसके अंदर सरफेस मॉइस्चर है, या सैंड फाइन है या कोर्स सैंड। तो फाइन सैंड के केस में बल्किंग ज़्यादा होती है। अब बल्किंग का इम्पैक्ट क्या करता है कंक्रीट के ऊपर? बल्किंग का इम्पैक्ट ये करता है, अगर हम बल्किंग इफेक्ट को काउंट ना करें तो पर्टिकुलर जो सैंड की हमने क्वांटिटी निकाली है उसमें ड्राई सैंड की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन जितने भी डिज़ाइन जो होते हैं उसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी निकालते हैं वो ड्राई बेसिस पर निकालते हैं। और अगर बल्किंग ऑफ सैंड आपने काउंट नहीं की तो वो इंक्रीज्ड जो है या बल्क्ड सैंड आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बल्क्ड सैंड के अंदर ड्राई सैंड की क्वांटिटी कम होगी। तो मिक्स में अगर आप वो सैंड डालेंगे तो उस मिक्स के अंदर फाइन मटेरियल्स की कमी हो जाएगी, और जब मिक्स में फाइन मटेरियल्स की कमी हो तो क्या होगा कि सीमेंट सैंड पेस्ट कम होगा। और सीमेंट सैंड पेस्ट का एक इम्पोर्टेंट काम है, जितने कोर्स एग्रीगेट्स है उनको एक कवरिंग देना। तो वो कवरिंग उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उससे आपका बॉन्ड नहीं बनेगा एग्रीगेट्स के अंदर, और दूसरा वर्केबिलिटी आपकी नहीं बढ़ेगी और वॉइड्स की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो इसलिए बल्किंग को आपको कंसिडर करना चाहिए, और बल्किंग निकाल लेनी चाहिए पहले, और उसके हिसाब से ही सैंड की जो क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है मिक्स में उसके अंदर एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब हम साइट के ऊपर से रिसीव करते हैं तो जो सप्लायर है वो उसके अंदर उसको मेंशन करना चाहिए कि इसके अंदर इतनी बल्किंग है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो पेमेंट होती है सप्लायर को वो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से होती है, तो वो मेजरमेंट हमारे पास ऑलरेडी बल्क में होती है, मेजरमेंट बल्क वॉल्यूम होती है, जबकि उसके अंदर ड्राई कंटेंट कम होता है, तो हमारे को उसका नुकसान होता है, क्योंकि हम कम क्वांटिटी ऑफ ड्राई सैंड के लिए हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है डिलीटेरियस सब्सटेंसेस। तो डिलीटेरियस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो भी अनवांटेड मटेरियल है, आमतौर पर फाइन सैंड के अंदर कुछ अनवांटेड मटेरियल आ जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंटेंट आ जाए उसके अंदर, या सीड और क्ले आ जाए, या अनसाउंड मटेरियल आ जाए। तो ये सारे के सारे मटेरियल्स उसके अंदर होने नहीं चाहिए, लेकिन इनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो इनकी वजह से क्या होता है कि एक तो बॉन्ड एक्शन प्रभावित होगा, बॉन्ड एक्शन प्रभावित होगा तो उसके बाद वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सैंड के अंदर सिल्ट कंटेंट ज़्यादा है या क्ले कंटेंट ज़्यादा है, तो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर सिल्ट की और क्ले की एक कोटिंग आ जाती है, और सिल्ट और क्ले जो है बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो एग्रीगेट टू एग्रीगेट बॉन्डिंग नहीं होगी। और एग्रीगेट टू एग्रीगेट बॉन्डिंग नहीं होगी तो उससे हमारे क्या होंगे कि वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस होगी। तो इनकी डिलीटेरियस मटेरियल्स की मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 5%। साइड के ऊपर अगर सैंड के अंदर 5% से ज़्यादा सिल्ट और क्ले आपको मिलती है तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि सैंड को यूज़ करने से पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ताकि उसका जो सिल्ट और क्ले कंटेंट है वो 5% से कम हो। या वॉश करने के बाद भी अगर वो कंटेंट कम नहीं होता तो
सीधा हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दैट सैंड इज नॉट फिट फॉर यूज इन कंक्रीट मिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है साउंडनेस। तो साउंडनेस एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। किसी भी मटेरियल को हम साउंड कर पाएंगे कि वो जब जो कंक्रीट है उसको उसकी प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करें। यानी कंक्रीट के अंदर जब वेदरिंग इफेक्ट होता है तो वेदरिंग इफेक्ट की वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को होने से रोके, तो दैट मटेरियल इज साउंड मटेरियल। लेकिन वेदरिंग एजेंसीज के प्रभाव की वजह से अगर मटेरियल हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे कि अल्टरनेट्स ड्राइंग है, अल्टरनेट वेटिंग है, या कभी कोविड का ऊपर ज़्यादा हीट होती है और आपको ठंडा हो जाता है, तो फ्री एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को अगर नहीं रोका मटेरियल, तो दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ मटेरियल्स। तो वी शुड check all the materials before they are used, whether they are sound or unsound. So only sound materials should be used for making concrete. The last property is thermal property. तो थर्मल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर से, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैसी है आपकी मटेरियल। तो इसके अंदर तीन चीज़ आ जाती है। वन इज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, सेकंड है स्पेसिफिक हीट, एंड थर्ड इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो आमतौर पर जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट की जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मींस इंक्रीज और डिक्रीज इन ए डायमेंशन पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो कंक्रीट का और कंक्रीट के अंदर जो अपने सीमेंट है और एग्रीगेट्स का जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन केस ऑफ एग्रीगेट इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ सीमेंट। तो इस कोएफिशिएंट की वजह से एग्रीगेट्स का सीमेंट के साथ बॉन्ड अच्छा बन जाता है। सेकंड है स्पेसिफिक हीट, मतलब कितनी हीट वो आप उसको दे सकते हो, हीट बेरिंग एबिलिटी। और थर्ड है थर्मल कंडक्टिविटी, कितनी हीट को वो मटेरियल आपका कंडक्ट कर सकता है, तो वो भी उसके इसमें अच्छी होनी चाहिए। तो जहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंट कंक्रीट बनाना है या फायर रेजिस्टेंट कंक्रीट बनाना है, वहाँ पर ये बहुत मैटर करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर